नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंद विजेता न्यूज। मैं चांदनी रिपोर्टर। हमारे चैनल को देखने से पहले लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जहां से देखने को मिलेगी शेर की छोटी बड़ी खबरें। देखिए हिंद विजेता की खास रिपोर्ट। नमस्ते मित्रों 3:30 बजे हमारी प्रेस अनाउंस थी। देशमुख जी ने इस्तीफा दे दिया। आपको बताऊं, एक बार मैंने इस विषय पर पहले भी प्रेस किया था। हमारी प्रेस 3:30 बजे अनाउंस थी और 2:45 बजे जो मुंबई पुलिस है उसने एक प्रेस कर दिया अपने एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के द्वारा कि सचिन वाजे इस पूरे मामले में इन्वॉल्व हैं, और वो बिना कोई सवाल लिए चले भी गए। तो मोटी बात है कि हमारी प्रेस का असर पड़ता है, बीजेपी की प्रेस का। हाँ, सुबह में देवेंद्र जी ने भी प्रेस किया था। मैं 2-3 मुद्दे उठाना चाहूँगा आपके विचार के लिए। मुंबई हाईकोर्ट का पूरा फैसला तो लोड होगा तो हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन जो उनका फैसला हुआ है उसमें पहली बात यह है कि बिकॉज द प्रिंसिपल पर्सन इन्वॉल्व्ड इज द होम मिनिस्टर, देयरफॉर ए फेयर प्रोब कैनॉट बी डन बाय द मुंबई पुलिस। हम शुरू से एक स्वतंत्र निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे थे और मुंबई पुलिस के द्वारा यह संभव नहीं था। थोड़ा जस्ट टू रिकॉल, और ये आज उसको रिकॉल करना बहुत ज़रूरी है कि देशमुख जी ने कहा था वाजे को कि जैसा आरोप लगाया गया था कि मुंबई में लगभग 1750 बार है, रेस्टोरेंट है, तो आप हर महीने हमें 100 करोड़ कलेक्शन करके दीजिए। तो हम लोगों ने एक विषय उठाया था कि ये टारगेट सिर्फ एक सिटी मुंबई का है, तो पूरे महाराष्ट्र का टारगेट क्या था? और ये टारगेट सिर्फ एक मंत्री, गृह मंत्री जी का है, तो बाकी मंत्रियों का टारगेट क्या था? जब हमने पहले बात उठाई थी तो हमने एक बात और कही थी कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे खामोश हैं। शरद पवार जी कहते हैं मंत्री के बारे में फैसला मुख्यमंत्री करते हैं, और कांग्रेस और शिवसेना कहती है कि देशमुख जी के बारे में फैसला एनसीपी करेगी। आज तो कमाल ही हो गया। वो शरद पवार से अनुमति लेने गए और जाके मुख्यमंत्री जी को अपना इस्तीफा सौंपा। तो देश को क्या बताया जा रहा था? Why the country was being taken for a ride? हम भी जानते हैं कि शरद पवार के इशारे पर ही वो इस्तीफा देते या न देते हैं, लेकिन हमारे उद्धव ठाकरे जी कब बोलेंगे? उनकी खामोशी कई सवाल खड़े कर रही है। द कंसिस्टेंट conspicuous silence of Mr. Uddhav Thackeray is by itself raising a lot of questions. क्या हम ये मानकर चलें कि बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी? देखिए, आप एक बात देखिए, इस पूरे मामले को मैं पार्टी की तरफ से और थोड़े कानून की समझदारी के रूप से कुछ रखना चाहता हूं। जो हमारी लास्ट प्रेस थी उसी दिन मैं मुंबई पुलिस ने प्रेस किया, और एनआईए सचिन वाजे की कहानी की परत दर परत रोज निकाल रही है। अभी तक कितनी गाड़ियां पकड़ी गई उनकी, लग्जरी गाड़ियां, और 6 या 7 आ गई हैं, 8 हो गई। रोज नई गाड़ियां मिलती हैं जो उपयोग कर रहे हैं। एनआईए ने गोताखोरों को मीठी नदी में कुदवाया तो कितनी चीजें निकल गई। तो ये सचिन वाजे की कहानी कहां तक जाएगी ये तो एनआईए बताएगी, लेकिन उसकी परत दर परत रोज खुल रही है।
हमारी अपेक्षा होगी कि सीबीआई प्रिलिमिनरी इंक्वायरी प्रामाणिकता से अवश्य करेगी और जो लॉ में प्रावधान है, अगर उनको लगता है कि प्राइमा फेशी केस है तो एफआईआर करने का उनका अधिकार है। और कोर्ट ने स्वयं पाया है कि मामला गंभीर है, गृह मंत्री इन्वॉल्व हैं, फेयर प्रोब मुंबई पुलिस के द्वारा नहीं संभव है। प्रमुख राजनीतिक दल के रूप में बीजेपी की, चाहे वह महाराष्ट्र हो या राष्ट्रीय स्तर पर हो, यह अपेक्षा अवश्य होगी कि इस मामले की सारी परतें खोली जाएंगी। The BJP expects that all the ramifications of this issue ought to be investigated fairly, properly, and those who are involved must be brought to book. ये अनिल देशमुख से ने जो उगाही की मांग की, तो वो सिर्फ अपने लिए कर रहे थे या अपनी पार्टी के लिए कर रहे थे या पूरी सरकार के लिए कर रहे थे? देखिए पत्रकार मित्रों, मैं एक गंभीर विषय की ओर आपको इसलिए बार बार कह रहा हूं, यह भारत के, आजाद भारत के इतिहास में आज तक नहीं हुआ है कि पुलिस कमिश्नर गृह मंत्री पर आरोप लगा रहा है कि गृह मंत्री एक क्वेश्चनेबल कंडक्ट के एएसआई सचिन वाजे को कह रहे हैं कि तुम 100 करोड़ रुपए का इंतजाम करो। और जिस तरह से आप लोगों ने एनआईए की रिपोर्ट बताई है, होटल में रहना, एक ज्वेलरी कंपनी का 30 लाख का एडवांस भुगतान करना वाजे के ठहरने के लिए, वहां एक महिला का मिलना, नोटिंग मशीन, नोट की काउंटिंग मशीन का जाना, तो ये तो परतें खुल रही है ना। तो श्योरली देयर मे बी ए लॉट ऑफ लिंकेजेस, बहुत से अधिक सेतु निकलेंगे इससे, और हम चाहते हैं कि इस पूरे मामले के सभी सेतुओं की जांच होनी चाहिए। वी एक्सपेक्ट all the linkages of this, I would say, shameful conduct of corruption to be investigated properly. मैंने एक नाम दिया था, जैसा कि दवा में, जैसा मेरे शब्द समानता नहीं होते हैं। आप लोगों से कई बार मैंने बात करने का अवसर मुझे मिलता है। महाअघाड़ी नहीं है, वसूली अघाड़ी। और मुझे यह अपेक्षा नहीं थी कि वसूली अघाड़ी एक प्रकार से रोज बरोज साबित हो जाएगी। तो इसलिए हम एक बात फिर कहेंगे कि हमारे, कहाँ है चिट्ठी भाई, उनकी लाओ तो। बड़ा अच्छा लगा, ये अनिल देशमुख का इस्तीफा है। इसमें क्या कहा गया है? मैं नैतिक आधार पे इस्तीफा दे रहा हूं। ये बड़े शब्द बड़े रोचक लगे मुझे। मुख्यमंत्री जी, आपकी कोई नैतिकता है कि नहीं? उद्धव ठाकरे जी, आपके मुख्यमंत्री तो रोज अपने को डिफेंड करते थे, मंत्री, गृह मंत्री। आप तो कुछ नहीं बोलते थे। आपकी पार्टी, आपकी सरकार, आपके प्रवक्ता, आपके नेता और देशमुख साहब खुद ही अपने को डिफेंड करते थे कि मैं तो बीमार था और क्या था वगैरह वगैरह। तो आज उनके शब्द से नैतिक कारण से मैं इस्तीफा दे रहा हूं, ये बात निकली है। तो उद्धव ठाकरे जी, आपकी नैतिकता कहां है? क्या हम आपके नैतिकता के बारे में कुछ सुनेंगे? आई थिंक मिस्टर उद्धव ठाकरे हैज फॉरफिटेड द मोरल अथॉरिटी टू गवर्न। माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी, मैं बहुत विनम्रता से कहूंगा कि शासन करने के
नैतिक अधिकार से अब आप वंचित हो गए हैं, जिस तरह से आपकी सरकार चली है या चल रही है। पत्रकार मित्रों, लोकतंत्र का एक बहुत सीधा वसूल होता है। लोकतंत्र लोकलाज से चलता है। लोकतंत्र लोकलाज से चलता है। डेमोक्रेसी इज रन बाय द स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोबिटी, ऑफ प्रोप्राइटी, which the people may appreciate. 15 दिन के अंदर उनको अपनी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी देनी है। आपको मालूम है कि सीबीआई दिल्ली पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत एक पी करती है, फिर उसके बाद रेगुलर इंक्वायरी करती है। उस पर क्या चीज़ें आएंगी तो बाकी वो कोर्ट को बताएंगे। लेकिन हमें बिल्कुल लगता है कि यह मामला बहुत ही गंभीर है और दो प्रकार से उद्धव ठाकरे फंसी हुई है। एक सचिन वाजे प्रकरण, दूसरा उगाही प्रकरण। और सचिन वाजे के बारे में मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन एक बात तो रिपीट करना है कि कोई असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर, जो पुलिस इंस्पेक्टर भी नहीं है, उसको इतने महत्वपूर्ण पद दिए गए, सारे क्राइम का इन्वेस्टिगेशन का हेड बनाया गया, जो 10-12 साल सस्पेंशन में था, शिवसेना का मेंबर बना और फिर उसको रीइंस्टेट किया गया। और रीइंस्टेट क्यों किया गया ये मैं चर्चा कर चुका हूं कि कोरोना में पुलिस अफसर्स की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत से पुलिस वाले बीमार हैं और असिस्टेंट इंस्पेक्टर सिर्फ यही रेस्टोर किए गए और बाकी 4 पुलिस वाले रेस्टोर किए गए। और उसके बाद की पूरी कहानी आपके सामने में है। तो अगर पूरे तार को जोड़ा जाए तो ये तार क्या दिखाते हैं? एक बड़े षड्यंत्र, लूट का। इफ वी लिंक ऑल दीज stories, chain, it point to a conspiracy of loot in which Sachin Vaje is the common factor. चाहे वो गाड़ी में रखने के बाद जिलेटिन हो या फिर बाकी हो। और आपको याद होगा कि मैंने एक बात आपको और कही थी, आज आपको खुद मैं स्मरण दिला रहा हूं। एनआईए एक्ट, इन नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी एक्ट के धारा 6 में इस बात का प्रावधान है, अगर कोई एक्सप्लोसिव मिलता है तो एनआईए उसको जांच करती है। और उसके सेक्शन 8 में इस बात का प्रावधान है कि अगर कोई कनेक्टेड केस उसमें आता है तो वो भी एनआईए को ही जांच के लिए दिया जाएगा। मुंबई पुलिस ये सचिन वाजे के प्रकरण को नहीं दे रही थी। जो बाकी वो कौन जो ओनर था उस गाड़ी का, स्कॉर्पियो का, जिसके हिरेन मनसुख, उसके मृत्यु की जांच नहीं दे रही थी। बाद में कोर्ट से मिला है और लास्ट जो मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें खाली उन्होंने सचिन वाजे को दोषी बना करके मामले को क्लोज कर दिया। तो आई एम रेजिंग विथ यू ऑल दीज सस्पिशियस चेन ऑफ सर्कमस्टेंसेस, संदेहास्पद चेन ऑफ सर्कमस्टेंसेस को मैं आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं। इस पूरे मामले के सारे षड्यंत्र की जांच होनी चाहिए। कौन किसको प्रश्रय दे रहा था? Who was giving patronage to whom? Who was shielding whom? Who was encouraging whom? कौन किसको प्रश्रय दे रहा था, कौन किसको प्रोत्साहित कर रहा था और कौन किसको बचा रहा था। तो ये मामले बहुत गंभीर हैं। तो इसलिए पार्टी की ओर से हमें लगा कि हम इस बात को विस्तार से कहें। हम तो वेट कर रहे थे कि यहाँ पर हम देशमुख साहब का इस्तीफा मांगेंगे, लेकिन शायद हम लोग की प्रेस से कुछ असर होता है, भनक पड़ गई। हाँ, लेकिन ये बात सिर्फ देशमुख तक की नहीं है, बहुत दूर की है, जो मैं बता चुका। मित्रों, ये अंतिम बातें थोड़ा मैंने व्यंग से कही थी, इसको आप दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। देवेंद्र जी प्लीज। पहले इस पर बात कर लें। और कोई सवाल इस पर? अरे नहीं, ऐसे नहीं। और कोई सवाल नहीं?
Any questions on this topic? जी, मैंने बताया तो मैं नैतिकता के मानों को थोड़ा ऊपर बढ़ा रहा हूं। जिस मुख्यमंत्री के अगुवाई में इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं, उनका कोई नैतिक दायित्व तो बनता है कि नहीं, ये मैंने विषय कहा है। One by one. आप बोलो. Well, he's entitled to his views, but I would only say this. Sharad Pawar ji is a senior leader of the country. And I want to repeat again, he has been the Defense Minister of India. He has been 4 times the Chief Minister of India, Maharashtra. He is the President of a national party. For 10 years, he was the Minister in the Manmohan Singh government. A senior political leader. He ought to have understood the implications of giving complete clean chit to Mr. Deshmukh. ये मैं अवश्य कहना चाहूँगा। और जहाँ तक सवाल है कमीशन ऑफ इंक्वायरी का या बाकी का, तो आपको मालूम है ना कि इन्होंने जो कमीशन बनाया भी वो एडमिनिस्ट्रेटिव कमीशन है। कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के अंतर्गत अगर कोई कमीशन बनता है तो उसकी लीगल पावर्स होती है, एविडेंस ऑन ओथ होता है, वो डॉक्यूमेंट कॉल फॉर कर सकते हैं, उनकी रिपोर्ट को असेंबली के सामने ले करना पड़ता है। ऐसा कुछ नहीं था। तो जस्ट व्हाइट वॉशिंग इंक्वायरी, 2 ऑपरेशन साथ चल रहा था, एक ऑपरेशन लूट, दूसरा ऑपरेशन व्हाइट वॉश, दोनों साथ चल रहा था। यस, देखिए, अगर भारत के राजनीति और भ्रष्टाचार की लड़ाई को आप देखेंगे तो जो जिम्मेवारी मोहरों के कंधे पर छोड़ी जाती है वो बहुत लंबी नहीं चलती है, सच्चाई सामने आ जाती है। अब आज कोर्ट ने खुद निर्देश दिया है सीबीआई को, हमें सीबीआई की जांच की प्रतीक्षा करनी चाहिए और ये हम अपेक्षा करेंगे कि इस मामलों के सारे षड्यंत्र, सारे तथ्यों की ईमानदारी से जांच की जाएगी। हाँ, नो अदर क्वेश्चन ऑन दिस? कांग्रेस पार्टी फिर राफेल की बात कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में तो हार गए, सीएजी ने भी फिर उसको रिजेक्ट कर दिया। 2019 के चुनाव में राफेल जहाज का मॉडल बना करके पूरे हिंदुस्तान में घूमे और क्या क्या गालियां बची हमारे प्रधानमंत्री जी को, फिर भी बुरी तरह से हार गए। पहले 44 थे ना गौरव, अभी कितने 51 है ना बस। और इन चुनाव का हाल क्या है आपको पता ही है, चर्चा बाद में करेंगे 2 तारीख को। लेकिन रुके, मुझे बताया गया है कि मैंने एक बात कही थी कि राहुल गांधी जी होमवर्क नहीं करते हैं। तो लगता है कि उनके प्रवक्तागण और बाकी लोग भी होमवर्क नहीं करते हैं। ये जो जिसने ये चर्चा की है, एक तो कॉर्पोरेट राइवलरी है, आपको मालूम है फ्रांस की चलती है, मुझे उस पर कुछ नहीं कहना है। एक कोई जर्नल है जो उसने इस बात को कही है। लेकिन सबसे मज़ेदार बात यह है कि उसने सुषेन गुप्ता का नाम लिया है। सुषेन गुप्ता, ये गुप्ता महाशय कौन है? जिनको अगस्ता वेस्टलैंड में इंडियन एजेंसी ने गिरफ्तार किया था। कब किया था? 2019 में। तो हमारी सरकार के समय गिरफ्तार हुए हैं। और अगस्ता वेस्टलैंड में परिवार के लोगों का भी नाम आया था ना, याद है डायरी में कि नहीं आया था? अब मिशेल विशेल की बात मैं नहीं कहूंगा, आप लोगों ने उसको बहुत दुख दिखाया है। और उसमें कई नेताओं का भी नाम था, कुछ तो बेचारे स्वर्गीय हो गए, मैं क्या बोलूं आपसे। इन कांग्रेस पार्टी के बड़े लोग थे।
और ये सुषेण गुप्ता कौन है? तो सलमान खुर्शीद ने तो पब्लिकली कहा है कि हम इसके परिवार को जानते हैं। तो मैं हमेशा कांग्रेस के लोगों से कहता हूं, आप लोग कभी कुछ बोलते हैं जरा अपना हिसाब किताब लगा देना चाहिए ना, जरा होमवर्क कर लेना चाहिए, किसके बारे में बोल रहे हैं, उनका गोत्र क्या है? आजकल गोत्र शब्द बहुत चल रहा है ना, उनका गोत्र क्या है, किनसे उनके संबंध थे, ये क्या मतलब है इसका? ये बिल्कुल बेबुनियाद है। और मैं बड़ा सवाल कांग्रेस से पूछना चाहूंगा, भारत के हमारे जो सुरक्षा बल हैं उनके अंदर की मजबूती को कब तक कमजोर किया जाएगा? यह सच्चाई नहीं है कि 30 साल से भारतीय एयरफोर्स को फाइटर प्लेन नहीं मिला, और पहले जो हमेशा 2 कंपटीशन चलता है फ्रेंच सप्लायर्स में, वो पहले भी हुआ था, आपको मैंने चर्चा इस बार मैंने स्वयं इसी मंच से कई बार प्रेस किया है, मुझे याद है। आज राफेल के बाद भारत की वायुसेना की मजबूती बढ़ी है। और मैं फिर आपको बताऊंगा राफेल क्या है। अगर भारत के पास राफेल होता तो बालाकोट के अंदर हमारे एयरफोर्स को नहीं जाना पड़ता, कश्मीर की सीमाओं को पार करके वो यहीं से टारगेट कर सकते हैं, इतनी उसकी क्षमता है। तो मैं कांग्रेस पार्टी से कहूंगा, कृपया करके भारत की सुरक्षा बलों के मनोबल को कमजोर न करें। और ये बात मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, ये उनका इतिहास है। इन्होंने उरी पे सबूत मांगा था ना, इन्होंने बालाकोट पे सबूत मांगा था ना, क्या मतलब है इसका? जिन सेना के साहसिक कार्रवाई की पूरी दुनिया प्रशंसा कर रही है, उस पर सवाल खड़े करना, और आज ये तो ये बिल्कुल बेबुनियाद है। मैं इससे देख मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। I'll come to that. Any further question on this? चलिए। हाँ, देखिए, अब हम लोग को विचार करना पड़ेगा कि राहुल गांधी पर कितना बोला जाए, और शायद मुझे ये बात बहुत विनम्रता से बोलनी पड़ेगी कि राहुल गांधी को देश ने गंभीरता से लेना बंद कर दिया है। And I say so with full sense of responsibility that India is increasingly refusing to take Rahul Gandhi seriously for the kind of utterances he keeps on making with alarming regularity. Yes. Sir, the temple issue that has been raised by the BJP in the state of Tamil Nadu today, Karti Chidambaram has questioned the intent of the BJP, saying that if the BJP wants to free the temple, then they want to exclude the marginalized communities and minorities in the state of Tamil Nadu as well. I think Mr. Kartik Chidambaram is not that important or senior to merit a response from the national platform of BJP. The spokesperson of BJP Tamil Nadu will address their concerns. सर, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का ये कहना है कि एक पैर से वो बंगाल जीतेगी और दूसरे दोनों पैर से दिल्ली जीतेगी। मैं क्या बोलूं इस पर? दिल बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। चलिए, थैंक यू।